इसका अनुमान कौन लगा सकता है? तो तुम्हें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। आओ फिर से पीते हैं। जब तक हम सब नशे में न हो जाएं, कोई भी नहीं जा सकता। सभी ने खुशी मनाई और अपने गिलास उठाए और शराब के घूंट पीने लगे। 10 कप पीने के बाद उन्हें चक्कर आने लगा था और वे इतनी तेजी से शराब पीना जारी नहीं रख सकते थे। आज वे जिस मुकेश को देख रहे थे वह उस ठंडे अहंकारी मुकेश से बिल्कुल अलग था जिसे वे आम तौर पर देखते थे। कोई भी उसके लिए प्याला उठाए वह बिना किसी दिखावे के उसे स्वीकार कर लेता था। अरे कोई गलती हो गई है। तुम मुझे निशाना क्यों बना रहे हो? जाओ राघव को निशाना बनाओ। मुकेश को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा क्या मतलब है लक्ष्य? यह कहने का कितना भद्दा तरीका है। तुम इस जगह के मालिक हो और हम तुम्हारा खाना खा रहे हैं, तुम्हारी शराब पी रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। राघव ने सही कहा। छी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम लोग सिर्फ बकवास करना जानते हो। मैं इस मामले में तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम सब बस इंतजार करो। अभी अभी उस बदमाश राघव ने कहा कि वह मुझे पीकर मार डालना चाहता है। यह निश्चित रूप से उकसावे की बात है। तो अब मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। मुकेश ने राघव की ओर इशारा किया। हां, सभी ने खुशी से कहा। ठीक है, चलो 300 जगहों से शुरुआत करते हैं। मुकेश ने अपना हाथ हिलाया और शराब के जगहों का एक छोटा पहाड़ उनके सामने प्रकट हो गया। इससे वे चौंक गए। 300? एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 जगह पीने से ही वह बेहोश हो जाएगा। मुकेश की शराब बेहतरीन किस्म की थी और वे सिर्फ 10 कप पीने से ही चक्कर खा रहे थे। यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। यह कोई साधारण शराब नहीं थी, बल्कि एक तरह की औषधीय शराब थी। यह व्यक्ति की साधना के आधार को स्थिर करने में बेहद मददगार थी और बहुत कीमती थी। ज्यादातर लोग इसे खरीद भी नहीं पाते थे। यदि वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते तो एक साधारण मेरिडियन ओपनिंग साधक सिर्फ 3 घड़ों से गिर जाएगा। यह थोड़ा अनुचित है। स्थिति पहले जैसी नहीं है। क्या तुम्हारे चाचा ने नहीं कहा था कि हमें खेलकूद खत्म होने के बाद घर लौट जाना चाहिए? राघव ने कहा। इस शराब के 300 जगह कुछ ऐसा था जो राघव ने पहले कभी नहीं चखा था। अगर उसने प्रतिरोध करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाता। अभी ऋत्विक एक अस्थिर स्थिति में था और शक्तिशाली दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। वास्तव में इतना अनियंत्रित होना अनुचित था। राघव सतर्क था और इसलिए उसने मुकेश के चाचा का उल्लेख किया। चच, मेरे चाचा का जिक्र मत करो। चिंता मत करो। वे लोग सिर्फ उछल कूद करने वाले जोकरों का झुंड हैं। वे मेरे ऋत्विक को चुनौती नहीं दे सकते। आओ, हम भाई तब तक पीते रहेंगे जब तक हम खुश नहीं हो जाते। मुकेश ने पहला जग खोला और उसे राघव की ओर फेंक दिया। उसने अपने लिए भी एक जग ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वह जगहों में राघव के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा था। राघव असहाय था। मुकेश के उत्साहित चेहरे को देखकर उसे मना करना ठीक नहीं लगा। मुकेश पहले से ही अपने जग पर काम करना शुरू कर चुका था, इसलिए उसने भी अपना जग उठाया और उसे निगलना शुरू कर दिया। विकराल की यूनिट ने बगल से जयकार की। राघव, यहां से चले जाओ। आज मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दूंगा। उनके कानों में एक उग्र चीख गूंजी। इस गुस्से भरी दहाड़ ने उनके सभी कानों के पर्दे हिला दिए। राघव और मुकेश ने अपनी शराब की जगह नीचे रख दी। खिड़की से बाहर देखने पर उन्होंने बाहर सड़क पर दर्जनों विशेषज्ञों को देखा जो रेस्तरां के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे। भीड़ भरी सड़क पर सन्नाटा था और लोग फंस जाने के डर से दूर भाग रहे थे। सभी खड़े लोगों ने देखा कि इन विशेषज्ञों के चेहरे पर बहुत उदासी थी। दहाड़ने वाला व्यक्ति विशालकाय ईगल गढ़ का स्वामी, एक शीर्ष ज्यानटियन विशेषज्ञ महेश्वर था। क्या हो रहा है? क्या नोवा मारा गया? कोई रास्ता नहीं। विशाल ईगल गढ़ के भावी उत्तराधिकारी को कौन मारेगा? राघव, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है? अनगिनत लोग दूर दूर तक छुपकर आक्रामक महेश्वर को देख रहे थे। वे सदमे में थे। कई लोगों ने ऋत्विक के जूनियर मास्टर को अन्य लोगों के एक समूह के साथ इस रेस्तरां में प्रवेश करते देखा था।
अब जब महेश्वर रेस्तरां को रोक रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आज का मामला बहुत बड़ा होगा। अभी किंगजोउ शहर में अफवाहें फैल रही थीं कि ऋत्विक ने किसी बड़ी हस्ती को नाराज कर दिया है और उसका पतन हो रहा है। किंग प्रांत की 3 महान शक्तियों को किसी का समर्थन प्राप्त था और वे ऋत्विक के क्षेत्र को निगलने लगे थे। अभी ऋत्विक और वे तीनों शक्तियां एक दूसरे के प्रति शत्रुता से भरी हुई थीं। अब जब महेश्वर यहां हत्या के इरादे से आया था तो ऐसा लग रहा था कि किंग प्रांत में बड़ी लहरें उठने वाली थीं। वह व्यक्ति कौन है? ऐसा लगता है कि वह मुझे बुला रहा है। राघव पहले से ही थोड़ा नशे में था। वह विशालकाय ईगलगढ़ का मालिक है, नोवा का पिता महेश्वर। सलोनी ने चिंतित होकर समझाया। यह स्पष्ट था कि महेश्वर अपने बेटे का बदला लेने आया था। महेश्वर, यह नाम वाकई बेशर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसे बेशर्म बेटे को जन्म दिया। तो यह वंशानुगत था। राघव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे लगा कि यह नाम बिल्कुल झूठ है। महेश्वर, मेरे रेस्टोरेंट के सामने इतना शोर मत मचाओ, तुम मेरे व्यापार को प्रभावित करोगे, मुकेश चिल्लाया। विकराल मर्केनरी यूनिट के सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या इस रेस्टोरेंट का कोई कारोबार था? हालांकि उन्हें उनके साहस की प्रशंसा करनी होगी। वह एक शीर्ष शियांटियन विशेषज्ञ था जो किंग प्रांत के शीर्ष संप्रदाय के नेताओं का स्तर था। फिर भी वे उसके साथ एक अवज्ञाकारी कुत्ते की तरह व्यवहार करने में कामयाब रहे। मुकेश, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल ना दो, क्योंकि तुम्हारा ऋत्विक अब पुराना ऋत्विक नहीं रहा। उस दिन से सावधान रहना जब तुम्हारा ऋत्विक ढह जाएगा, महेश्वर ने मुकेश पर चिल्लाते हुए कहा। आज मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए राघव को खोजने आया हूं। इस मामले का तुम्हारे ऋत्विक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर तुम दखल देने की हिम्मत करोगी तो मुझे विनम्र न होने के लिए दोष मत देना। मुकेश गुस्से में था। यह मामला ऋत्विक से कैसे असंबंधित था? वे ही थे जिन्होंने ऋत्विक को निशाना बनाया था। वे नहीं चाहते थे कि वह हिडन ग्राउंड स्पाइडर का कोर हासिल कर सके। वह कुछ कहने ही वाला था कि राघव ने उसे रोक दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें हर समय शब्दों से लड़ना पसंद है? अगर हर चीज का हल तर्कसंगत बातचीत से हो सकता है तो साधना करने का क्या मतलब रह जाएगा? मुकेश ने उससे सहमति जताई। भले ही उसने कहा हो कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जायंट ईगल स्ट्रॉन्गहोल्ड ऋत्विक को निशाना बना रहा था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। वह क्या कर सकता था? यह बच्चा। मुकेश की हिम्मत अभी भी बहुत छोटी है। उसे और अधिक संयम की आवश्यकता है। सड़क के उस पार रेस्तरां के एक निजी कमरे में एक लंबा बुजुर्ग अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ निराशा से आहें भर रहा था। इस बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थे और उसके चेहरे पर कई गहरी झुर्रियां थीं। वह इतना बूढ़ा दिखाई दे रहा था कि थोड़ा डरावना लग रहा था। वह अपनी पीठ को पहाड़ की तरह सीधा करके बैठा था और उसकी नजर अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह एक ब्लेड की तरह लग रहा था जिसे अनगिनत सालों से म्यान में रखा गया था। उसकी आभा बेहद डरावनी थी। पिताजी, शायद मैं बहुत नरम दिल था। मैंने मुकेश को पर्याप्त निर्देश नहीं दिए। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी। वह व्यक्ति वास्तव में मुकेश के पिता श्रेयस थे। जहां तक बुजुर्ग व्यक्ति की बात है, वह किंग प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ ऋत्विक के पिछले मास्टर शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को पर्याप्त निर्देश नहीं दिए, लेकिन शायद हमारी पद्धति में त्रुटि थी। मुकेश ने कई खतरों का सामना किया है, किसी और की तुलना में ज्यादा खतरे। हमने भी उसे ज्यादा सहायता नहीं दी। वह अपनी ताकत पर भरोसा करके अपने स्तर तक पहुंचा है। अब जबकि कुछ लोग जानबूझकर ऋत्विक को निशाना बना रहे हैं, हमने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया है। हम यह देखना चाहते हैं कि इन अप्रत्याशित घटनाओं के सामने वह क्या करेगा। हालांकि यह बच्चा मुकेश होशियार है, लेकिन वह उतना साहसी नहीं है। वह सिर्फ इतना जानता है कि जब हमला किया जाए तो पलटवार कैसे करना है। वह नहीं जानता कि हमला करने की पहल कैसे करनी है। मैं ऋत्विक को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? अपने अनिर्णायक स्वभाव के कारण वह ऋत्विक को कमजोर कर देगा। अगर ऐसा हुआ
तो मरने के बाद मेरे पास पूर्वजों का सामना करने का कोई रास्ता नहीं होगा। श्रेयस इस पर चुप रहा। मुकेश जैसे व्यक्ति के स्वभाव को बदलना वाकई मुश्किल था। हमारे मो परिवार की शिक्षा यह उपदेश देती है कि ऋत्विक को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे कम होने नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि जब अंतिम व्यक्ति मृत्यु का सामना कर रहा होता है, तब भी वह अपनी रीढ़ नहीं मोड़ सकता। हर बार मैं उसे कोसता हूं और कहता हूं कि जो बच्चा किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करना नहीं जानता, वह भविष्य में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। इतने स्पष्ट निर्देशों के बाद भी उसने अब तक जो एकमात्र बड़ी बात की है, वह है मेरे शराब के बर्तन में पेशाब करना। शंकराचार्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। श्रेयस ने दूर खड़े राघव और मुकेश को देखा। वह भी आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। मुकेश की चीजों को संभालने की शैली वास्तव में मो परिवार की शैली से थोड़ी अलग थी। उसमें एक तरह की दबंगई की कमी थी। यदि किसी नेता में कोई साहस नहीं है तथा वह हमेशा सावधानी और अति सतर्कता से काम नहीं करता है, तो चाहे वह संप्रदाय कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका पतन शुरू हो जाएगा। गलत होना कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे डरना चाहिए। जब आप गलत होते हैं तभी आपको पता चलता है कि सही क्या है। तभी आपको पता चलता है कि विकास क्या होता है। गलती करने की कीमत चुकाना ठीक था। सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह थी कि गलती करने की हिम्मत ही न हो, तब आप सच में खत्म हो जाएंगे। मुकेश के दादाजी को भी इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी। यह राघव बहुत अच्छा है। उसके पास एक तरह का जंगली स्वभाव है जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होकर संघर्ष करना चाहता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर देना चाहिए। इस तरह का चरित्र बहुत अच्छा है और चाहे कुछ भी हो, साहस पूर्वक आगे बढ़ने की इच्छा से भरा हुआ है। अगर उसके पास अपनी ताकत से मेल खाने वाली बुद्धि है, तो वह एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाएगा जिसे हमें भी देखना होगा। राघव को देखते हुए शंकराचार्य की आंखों में प्रशंसा की एक चमक दिखाई दी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत स्पष्ट है कि महेश्वर ऋत्विक को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अभी भी जवाबी हमला नहीं करते हैं, तो हम वास्तव में अपना सारा सम्मान खो देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा ताकतें हमसे दूरी बनाने लगी हैं। वास्तव में उनमें से कुछ तो अब हमें चुनौती देने की हिम्मत भी कर रही है। श्रेयस ने कहा, पिल टॉवर ने हमें औषधीय गोलियों से वंचित कर दिया है और उन्होंने हमारे व्यवसायों पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। श्रेयस, क्या तुम जानते हो कि मैं अभी भी तुम्हें गेट मास्टर का पद सौंपने से इनकार क्यों करता हूं? शंकराचार्य ने श्रेयस को गहराई से देखा। श्रेयस ने कहा, मुझे नहीं लगता, शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूं। आप गलत हैं। आपकी पीढ़ी में, परिवार में आपकी ताकत सबसे ज्यादा है। योग्यता के मामले में आप मुझसे दूसरे नंबर पर हैं। यह सबको आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। 2 वजहों से मैं ऋत्विक को तुम्हें नहीं सौंप सकता। तुम मजबूत हो और तुमने सिर्फ 47 साल में ही सी एक्सपेंशन बैरियर को छू लिया है। तुम किसी भी समय आधे कदम के सी एक्सपेंशन तक पहुंच सकते हो। यह तुम्हें एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में गिनने के लिए पर्याप्त है। मुख्य कारण यह है कि आप अभी भी पर्याप्त रूप से दबंग नहीं हैं। दबंगई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से दिखाते हैं, बल्कि यह ऐसी चीज है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं। इसका मतलब है कि आप चीजों को कैसे संभालते हैं। दूसरा कारण यह है कि तुम बहुत होशियार नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मैंने ऋत्विक को यह सब चुपचाप क्यों सहने दिया? शंकराचार्य ने पूछा। श्रेयस ने पूछा, मुकेश पर दबाव डालने के लिए, ताकि वह आगे बढ़ सके। इसलिए मैंने कहा कि तुम इतने समझदार नहीं हो। जो लोग खतरे में अवसर नहीं देख पाते, वे नेता बनने के लिए अनुपयुक्त हैं। हमारी वर्तमान स्थिति ऋत्विक के लिए एक अवसर है। अनगिनत वर्षों के बाद अधिकांश लोग पहले ही भूल चुके हैं कि मो परिवार कभी एक प्राचीन परिवार था। इतने लंबे समय तक प्राचीन परिवार गठबंधन से दूर रहने के बाद लोगों ने मान लिया है कि हम पहले ही पूरी तरह से अस्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने हमारे ऋत्विक पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।
इस बार मैं जानबूझकर कमजोर अभिनय कर रहा हूं ताकि उन बेवकूफों को आत्मविश्वास मिलना शुरू हो जाए। जब अवसर आएगा तो हम उन सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे जो हमें निशाना बना रहे हैं, और उन बेवकूफों को यह बताने के लिए सबसे सीधे तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि अभी वह उस बिंदु पर नहीं पहुंचा है जहां वे हमें निशाना बना सकें। यहां तक कि प्राचीन युग में भी जब दसियों हजार कुलीन परिवार थे, तब भी हमारा ऋत्विक हमेशा शीर्ष 100 में रहता था। हम ऐसा अस्तित्व नहीं थे जिस पर दूसरे लोग अपने इरादे रख सकें। पिलटॉवर हमें झटका इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ज्यूली गुप्त क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। यह सिर्फ उनका दिखावा है। पिलटॉवर को निश्चित रूप से किसी से कोई फायदा मिला है जिसके कारण वे इस तरह से काम कर रहे हैं, शंकराचार्य ने कहा। तुम कह रहे हो कि कोई पुराना परिवार हमें निशाना बना रहा है? कौन? मुझे बताओ और मैं उन्हें मार डालूंगा। श्रेयस ने अपने दांत भींच लिए। तो यह वास्तव में एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यह एक और कारण है कि मैं ऋत्विक को तुम्हें नहीं सौंप सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी बड़ा हासिल करना मुश्किल है। शंकराचार्य ने थोड़ी निराशा के साथ श्रेयस को देखा। आप सही कह रहे हैं, बच्चा अपनी कमियों को स्वीकार करता है। श्रेयस का दिल कांप उठा। अभी भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बस एक बार में एक कदम उठाएं। आइए देखते हैं कि ये दोनों बच्चे इस दृश्य को कैसे संभालते हैं, शंकराचार्य ने कहा। मुकेश अभी भी राघव की कही बातों पर घुट रहा था, लेकिन वास्तविकता ऐसी ही थी। अगर तर्क से बात करने से सब कुछ हल हो सकता तो हर कोई बस बैठकर बात करता। फिर भी इतने सारे संघर्ष कैसे हो सकते हैं? एक धर्मी और भ्रष्ट मार्ग कैसे हो सकता है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुकेश ने पूछा। सचमुच? आप ऋत्विक के ग्रैंड जूनियर मास्टर, लोग आपके सामने के दरवाजे पर गाली ग्लौज करने आते हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है? किंग प्रांत का बॉस कौन है? यह आपका ऋत्विक है। आपकी स्थिति पहले से ही तय करती है कि आपको क्या करना है। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी आपको मजबूर करना चाहता है तो बस उन्हें एक ही थप्पड़ से मार दें। क्या आपने कभी किसी हाथी को, चींटी को कुचलते हुए और फिर उससे यह कहते हुए माफी मांगते हुए देखा है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था? क्या आपने कभी किसी ड्रैगन को बादलों को चीरते हुए कुछ छोटे पक्षियों से यह पूछते हुए देखा है कि क्या वह उनके लिए जगह उधार ले सकता है? तुमने इतनी शराब पी है कि तुम इतने बेवकूफ बन गए हो। जब लोग तुम्हें निशाना बनाना चाहेंगे तो तुम बस सहते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, राघव ने गुस्से में कहा। मुकेश ने पूछा, अगर हमें लड़ना भी पड़े तो क्या हमें पहले कोई कारण नहीं चाहिए? ठीक है, तुम्हें कोई कारण चाहिए? चलो मैं तुम्हें एक कारण बताता हूं, राघव ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। आज मौसम खराब नहीं है। राघव ने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, लोगों को मारने के लिए बिल्कुल सही। अरे, यह तो कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय है ना? मुकेश अवाक रह गया। क्या मौसम अच्छा था इसलिए वह लोगों को मार देगा? क्या तुम्हें परवाह है कि यह अविश्वसनीय है? नीचे उन बेवकूफों से पूछो, क्या तुम्हारे मोह परिवार को गुप्त रूप से निशाना बनाने वाले लोगों को कोई कारण बताने की जरूरत है? राघव ने महेश्वर की ओर इशारा किया। इस बार राघव ने अपनी आवाज बिल्कुल नहीं छिपाई। लगभग पूरी गली ने उसे साफ सुना। अनगिनत दर्शक अवाक रह गए। हा 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 हा, यह राघव वास्तव में दिलचस्प है। राघव और मुकेश को उत्साह से लाल होते देख शंकराचार्य अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह छोटा सा साथी राघव वास्तव में डर का मतलब नहीं जानता। उस समय वह केवल टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में था और फिर भी अपने दम पर पहले मठ में हमला करने की हिम्मत की। 100 से अधिक जियानेटियन विशेषज्ञों को हवा से ज्यादा कुछ नहीं समझा। श्रेयस ने प्रशंसा की। वह स्मृति अभी भी उसके मन में गहराई से अंकित थी। उस तरह की वीरता सचमुच प्रशंसा के योग्य थी। यह साधना के आधार से संबंधित कुछ नहीं था। इसके बजाय यह मृत्यु से न डरने का साहस था। यहां तक कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वह उन सभी लोगों को अपने साथ खींच लेगा। इस तरह की निर्दयता वास्तव में चौंकाने वाली थी। राघव, तुम सचमुच मरना चाहते हो? तुमने मेरे प्यारे बेटे को मार डाला, इसलिए आज
अगर मैं तुम्हारी हड्डियों को राख में नहीं बदलूंगा तो मेरा उपनाम लो नहीं होगा, महेश्वर ने चिल्लाया। राघव ने उसे घृणा से देखा। तुम्हारे उपनाम का मुझसे क्या लेना देना है? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। महेश्वर लगभग गुस्से से भड़क गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, राघव, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम नीचे आओ और लड़ो। राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसने मुकेश से पूछा, मुझे नीचे क्यों जाना है? क्या वह ऊपर नहीं आ सकता? यह मेरे रथविक के व्यवसायों में से एक है। अगर उसने घुसपैठ करने की हिम्मत की तो यह रथविक के खिलाफ युद्ध की सार्वजनिक घोषणा होगी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं है, मुकेश ने व्यंग्य किया। ठीक है, तो उसे बेवकूफी से वहीं खड़े रहने दो, हम शराब पीते रह सकते हैं। राघव कुछ अवाक रह गया। ये किस तरह के टूटे हुए नियम थे? वह वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने महेश्वर को सीधे अनदेखा करने का फैसला किया। क्या उसे इन बेवकूफ नियमों के साथ खेलना पसंद नहीं था? फिर वह खेलना जारी रख सकता था। राघव और मुकेश ने एक बार फिर शराब पीना शुरू कर दिया। उन्हें अनदेखा करते देख महेश्वर गुस्से से लाल हो गया। उसे सीधे रेस्तरां में घुसकर राघव को मार डालने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं थीं। अभी भी रथविक के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध करने का समय नहीं था। तुम वहां जाओ और उस बदमाश राघव को शाप दो कि वह यहां से चला जाए। महेश्वर ने अचानक अपने पास बैठे एक जियांटियन विशेषज्ञ की ओर इशारा किया। महेश्वर के साथ कुल 37 लोग आए थे। वे सभी जियांटियन विशेषज्ञ थे। राघव, तुम कायर हो। अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो तुम यहां से निकल जाओगे। जैसा कि मैं देखता हूं, तुम सिर्फ एक कछुआ हो। वह व्यक्ति असहाय था और केवल श्राप देने के लिए अपना चेहरा मोटा कर सकता था। एक जियांटियन विशेषज्ञ के लिए लोगों को एक तरकश की तरह शाप देना अपमानजनक था, लेकिन उसने महेश्वर के आदेशों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी छुपे हुए विशेषज्ञों ने उसकी हरकतों पर सिर हिलाया। यह देखना बहुत शर्मनाक था। राघव, तुम कुत्ते के बच्चे हो, तुम। जब वह व्यक्ति गाली दे रहा था तो अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। हाँ, तुम आखिरकार आ ही गए। उसकी प्रसन्नता भरी चीख रुक गई। एक रक्तवर्णी तलवार ने उसका सिर काट डाला। मुकेश और बाकी सभी चौंक गए। राघव अभी उनके साथ शराब पी रहा था जब वह अचानक गायब हो गया था। जब उन्होंने जल्दी से नीचे देखा तो वे राघव की कृपाण को पकड़ने में कामयाब रहे, जिससे उस व्यक्ति का सिर उड़ गया। राघव, मेरे बेटे की जिंदगी वापस कर दो। महेश्वर बहुत खुश था। उसे उस जियांटियन विशेषज्ञ की मौत की कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत उस पर मुक्का मारा। इससे सभी लोग हैरान रह गए। महेश्वर ने एक स्टील का दस्ताना पहना हुआ था जो रून से ढका हुआ था। उससे निकलने वाली भयानक आभा ने इसे एक शक्तिशाली जियानटियन हथियार के रूप में चिह्नित किया। इस मुट्ठी से शून्य कांप उठा। महेश्वर स्पष्ट रूप से एक ही वार में राघव को मारने की योजना बना रहा था। भाड़ में जाओ। राघव की कृपाण बाहर निकली। जब वह महेश्वर की दस्ताने वाली मुट्ठी पर लगी तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस बड़ी सड़क पर लगी ईंटें टूट गईं और महेश्वर वास्तव में उड़ गया। कितना शक्तिशाली! यहां तक कि छिपे हुए दर्शक भी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि राघव ने पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके हमला किया था। उसके भौतिक शरीर की शक्ति ही एक शीर्ष शियांटियन विशेषज्ञ को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। उस तरह का भौतिक शरीर बहुत भयानक था। यहां तक कि शंकराचार्य ने भी पहले कभी ऐसा भयानक भौतिक शरीर नहीं देखा था। उसे मार डालो। विशालकाय ईगलगढ़ के विशेषज्ञ चौंक गए, लेकिन उन्होंने सभी ने अपने हथियार निकाले और उस पर हमला कर दिया। धमाका! एक बहुत बड़ा तीर उनके सामने आकर गिरा, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वे दूर जा गिरे। वे चौंक कर ऊपर देखने लगे। मुकेश अपना धनुष थामे हुए बर्फीली निगाहों से उनकी ओर देख रहा था। उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे उन पर शक्तिशाली दबाव पड़ रहा था। यहां तक कि ये शियांटियन विशेषज्ञ भी उसकी आभा से दब गए थे। श्रेयस ने आह भरी। मुकेश ने आखिरकार कार्रवाई की। अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो मुझे उसे रथविक से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं, शंकराचार्य, इतना निकम्मा पोता कैसे पा गया? शंकराचार्य के चेहरे पर थोड़ी बदसूरत अभिव्यक्ति थी। उसे बहुत उम्मीद थी कि मुकेश ही पहल करेगा,
राघव नहीं। अगर मुकेश ने पहल की थी तो इसका मतलब था कि उसके पास अपने दोस्तों की रक्षा करने का दिल था। यह वफादारी की भावना से किया गया होगा। लेकिन उसके लिए अब केवल कार्रवाई करना महत्व पूरी तरह से अलग था। तो शंकराचार्य वास्तव में बहुत क्रोधित था। यदि आप अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को सहन करते रहते तो आप साधना क्यों करते? उच्च साधना आधार रखने का क्या मतलब होगा? बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखें, यह तो बकवास है। अगर आप खुद को ही नहीं संभाल सकते तो बड़ी तस्वीर को कैसे संभाल सकते हैं? शंकराचार्य की अभिव्यक्ति बर्तन के तले की तरह काली थी। श्रेयस ने अपने पिता के चेहरे पर भाव देखकर एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। मुकेश के घर लौटने पर संभवतः उसे फिर से पीटा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो मुकेश? राघव ने मुकेश पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। क्या तुम बस मजाक कर रहे हो? इस समय भी? तुम अभी भी उनके बेवकूफ खेल के नियमों का पालन करोगे? क्या तुम जानते हो कि उनके नियमों का पालन करते हुए अपना समय बर्बाद करते समय तुम्हारे कितने सहयोगी मर जाएंगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे रथविक पर कितने खतरनाक ब्लेड ताने हुए हैं? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं वहां नहीं होता तो म्यूक्स्यू मर्सिनरी यूनिट का हर एक सदस्य मारा जाता? क्या आप जानते हैं कि आपके हिचकिचाने से कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे? अगर तुम्हारा चरित्र ऐसा है तो फिर अपने आप को मेरा भाई कहने की जहमत मत उठाओ। तुम जैसे कायर लोग मेरे भाई नहीं हैं। अचानक महेश्वर ने फिर से छलांग लगाई। अब कुछ भी नहीं रोके रखा और राघव की ओर मुक्का मारा। मरो! पहाड़ तोड़ने वाली मुट्ठी! एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। मुट्ठी की ताकत से ऐसा लग रहा था कि वह शून्य को चीर देगी। तुम्हें मर जाना चाहिए! राघव दहाड़ा और उसने क्रोध से अपनी कृपाण महेश्वर पर घुमाई। वह मुकेश से बेहद असंतुष्ट था। अभी वह आसानी से इन ज्यांटियन विशेषज्ञों में से कुछ को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्हें पीछे धकेल दिया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? उन्हें चेतावनी देना। जब दुश्मन आपके घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या उन्हें आपकी चेतावनी की परवाह होगी? क्या वह मजाक कर रहा था? कभी कभी बदमाश होने का समय होता है, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत हो तो आप इसके बजाय एक बेवकूफ बन जाते हैं। अब स्पष्ट रूप से सही समय नहीं था, इसलिए राघव मुकेश पर क्रोधित था, लेकिन वह उस पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था। इसे निकालने के लिए कहीं और न होने के कारण महेश्वर उसके गुस्से का लक्ष्य बन गया था। धमाका! जमीन फट गई और महेश्वर एक उल्का पिंड की तरफ वापस उड़ गया। महेश्वर ने सड़क पर एक बड़ा रास्ता बनाया और लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी। चट्टानों के अनगिनत टुकड़े बाहर उड़ रहे थे, जिससे आसपास की इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। भेदी बादल बाण! अचानक राघव की कृपाण के बाद एक ठंडी चीख गूंजी और एक बड़ा तीर निकल गया। इस तीर ने विशालकाय ईगलगढ़ के सभी जियानटियन विशेषज्ञों को घेर लिया। दयनीय चीखें गूंज उठीं। वे सभी लोग राघव की कृपाण पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उनमें से कई तीर लगने से सीधे फट गए। बाकी सभी लोग उड़ गए और खून की उल्टी करने लगे। दूर खड़े दर्शक सभी चौंक गए। मुकेश आखिरकार सच में हमला कर रहा था। यह युद्ध की असली घोषणा थी। यह तीर कम से कम थोड़ा तो स्वीकार्य है। शंकराचार्य ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन वह अपना गर्व छिपा नहीं सका। तीर की शक्ति वह नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी। इसके बजाय यह तथ्य था कि मुकेश ने आखिरकार अपने दिल की बेड़ियां तोड़ दी और अपना पहला कदम उठाया। मुकेश राघव के पास आया। धन्यवाद राघव, मुझे पता है कि अब क्या करना है। हा हा हा! राघव ने हंसते हुए मुकेश की छाती पर मुक्का मारा। मेरे भाई को ऐसा ही होना चाहिए। कृतज्ञता और शत्रुता का कर्ज चुकाओ, चाहे कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे। इतनी सारी शंकाएं रखने का क्या मतलब है? यदि आप रथविक के कनिष्ठ गुरु नहीं होते तो क्या आप साधना नहीं करना चुनते? अपनी स्थिति के बारे में इतना चिंता करना बंद करें और निश्चित रूप से अपने संप्रदाय पर मुसीबत लाने से डरना बंद करें। यदि कोई संप्रदाय किसी भी परेशानी से डरता है तो इसका मतलब है कि उनका भाग्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। राघव के शब्दों ने शंकराचार्य और श्रेयस को अंदर से सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। राघव का चरित्र कुछ ऐसा था जिसकी वे प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उन्हें अवाक कर दिया। अगर आसमान भी टूट जाए
तो क्या तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे चाचा नहीं होंगे? अगर तुम्हारे चाचा इतने मजबूत नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे पिता नहीं होंगे? अगर तुम्हारे पिता और चाचा इतने मजबूत नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे पास तब भी तुम्हारे परिवार का मुखिया नहीं होगा? इसके अलावा क्या आपके चाचा ने जाने से पहले हमें गुप्त रूप से नहीं बताया था कि हम बिना किसी संदेह के जो चाहें कर सकते हैं? राघव ने कहा। क्या मेरे चाचा ने कभी ऐसा कुछ कहा था? मुकेश ने पूछा। क्या तुम्हारे चाचा ने नहीं कहा था कि हम दोनों मिलकर किंग प्रांत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं? हमने अभी तक किसी भी चीज पर प्रभुत्व नहीं जमाया है, लेकिन हमारे दुश्मन पहले ही हमें ढूंढने आ चुके हैं। फिर हम दोनों भाइयों को वास्तव में देखना चाहिए कि हम किंग प्रांत पर प्रभुत्व जमा सकते हैं या नहीं, राघव ने कहा। मुकेश की आंखें चमक उठीं जब उसे वह बात याद आई। अच्छा, तो आज हम सावधानी को हवा में उड़ा देंगे और इन कमीनों को मार डालेंगे। राघव, मुकेश, तुम दोनों मर सकते हो। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और एक भयानक दबाव आया। एक विशाल मुट्ठी की छवि उन दोनों की ओर टूट पड़ी। मुकेश की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपना ज़ियांटियन हथियार सक्रिय कर दिया है। वह मुट्ठी की छवि 300 मीटर चौड़ी थी, जिसने सभी को चौंका दिया। क्या महेश्वर पागल हो गया था? वह मुकेश को मारना चाहता था। मुकेश रथविक का उत्तराधिकारी था। अगर वह मारा गया तो किंगजोउ शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब महेश्वर ने गुप्त रूप से अपनी ऊर्जा जमा करना शुरू किया था, तो श्रेयस ने पहले ही यह जान लिया था और उसे रोकने की तैयारी कर रहा था। शंकराचार्य ने कहा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक जियानेटियन हथियार से किया गया हमला है। मुकेश इसे रोक नहीं सकता। श्रेयस दंग रह गया। रथविक की मुख्य तकनीक बचाव पर नहीं, बल्कि आक्रमण पर केंद्रित थी। मुकेश के पास इतनी बढ़िया रक्षात्मक क्षमताएं नहीं थीं। तो क्या हुआ अगर वह इसे रोक नहीं सकता? इससे केवल कुछ छोटे ही आएंगी। मेरे मो परिवार के लोग इतने कमजोर कब हो गए? शंकराचार्य ने पूछा। मुझे पता है कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, लेकिन एक पेड़ को अपने दम पर तूफानों से बचने में सक्षम होना चाहिए, और एक बाज को अपने पंख फैलाने और उड़ने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। क्या आप उसे जीवन भर बचा सकते हैं? जब श्रेयस ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शंकराचार्य ने कहा, बस देखते रहो। मैं मुकेश या राघव को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन अभी भी हमारे सामने आने का समय नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, महेश्वर ने ऊर्जा का संग्रह करना समाप्त कर दिया और उसकी विशाल मुट्ठी की छवि ने राघव और मुकेश को कसकर जकड़ लिया। मुकेश के चेहरे के हाव भाव बदल गए। जियांटियन हथियार से होने वाला हमला कुछ ऐसा था जिसे वह रोक भी नहीं सकता था, लेकिन अब जब वह बंद हो गया था, तो वह उसका सामना सीधे तौर पर ही कर सकता था। हिलना मत, मुझे कुछ कोशिश करने दो। राघव ने मुकेश को पीछे धकेल दिया। दिव्य अंगूठी। राघव के पीछे 300 मीटर का एक दिव्य छल्ला दिखाई दिया। यह उसके पीछे लाल और नारंगी इंद्रधनुष की तरह था, और उसी क्षण एक उन्मत्त आभा आसमान में उड़ गई। साथ ही दुनिया की बंदिशों से मुक्त होने और सबको नीचा दिखाने की इच्छा भी फैल रही थी। एक भयानक दबाव बढ़ रहा था। राघव ने धीरे से अपना रक्त रंग का कृपाण उठाया। वह स्प्लिट हेवंस का इस्तेमाल करने ही वाला था कि कृपाण से चीख निकली और उसके रक्त लाल रूंड चमक उठे। उसमें से एक तेज आभा निकली, मानो उसे किसी तरह की ऊर्जा मिली हो जो उसे पुनर्जीवित कर रही हो। राघव बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे ब्लड ड्रिंकर की आत्मा से एक आध्यात्मिक संदेश आता हुआ महसूस हुआ। उसी क्षण उनकी आत्माओं के बीच एक प्रतिध्वनि पैदा हो गई। तो यह वही था। इससे पहले मैं आपकी शक्ति को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। तो आज आइए देखें कि आपकी असली शक्ति क्या है। आप मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को जितना चाहें उतना ले सकते हैं। राघव ने कोई तरकीब नहीं अपनाई। उसने बस अपनी कृपाण को सामने से आ रहे मुट्ठी नुमा चेहरे पर वार कर दिया। धमाका। रक्त पिपासु के रक्त लाल रून जल उठे और सबके भयभीत भावों के सामने वह मुट्ठी छवि, जो अनगिनत रूणों से बनी थी, 2 टुकड़ों में कट गई। इतना ही नहीं, बल्कि वह रक्त लाल कृपाण भी आगे बढ़ता रहा, निर्दयतापूर्वक महेश्वर पर उतरा। यह तो... शंकराचार्य चौंक कर उठ खड़ा हुआ।
राघव की कृपाण को देखते हुए। महेश्वर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव की तलवार में इतनी भयानक शक्ति होगी। इस विशाल तलवार को अपने ऊपर गिरते देख वह जानता था कि यदि यह उस पर लगी तो 100 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। उसने अचानक एक हाथ की मुहर बनाई और उसके सामने एक कांस्य प्रतिमा प्रकट हुई। यह प्रतिमा गहरे नीले रंग के एक बाज की थी जो अपने पंख फैलाए हुए था। पहले यह मूर्ति मुट्ठी के आकार की थी, लेकिन देखते ही देखते यह 300 मीटर तक बढ़ गई। कृपाण क्यों भारी रूप से विशाल प्रतिमा पर गिर गया। पूरा किंगजोउ शहर इस टक्कर से हिल गया। हालांकि वह ईगल मूर्ति अभी भी उस प्रतीत होने वाले अजेय हमले को रोकने में सक्षम थी, लेकिन महेश्वर ने लगातार खून की उल्टी की और उसका माथा फट गया, जो अविश्वसनीय रूप से भयावह दिखाई दे रहा था। मूर्ति तुरंत सिकुड़कर नीचे आ गई और उसे महेश्वर ने वापस ले लिया। बादल भेदी बाण। उसी समय जब महेश्वर ने अपनी मूर्ति वापस ले ली और खून की उल्टी कर रहा था, एक बड़ा तीर उसके सामने आ गया। यह मुकेश का हमला था। मुकेश को राघव ने जगा दिया था और अब उसे कोई संदेह नहीं था। चूंकि उसने कार्रवाई कर ली थी, इसलिए वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। मुकेश को यह नहीं पता था कि उसके इस कदम ने उसे पिटाई से बचा लिया था। उसने अपने दादा की प्रशंसा जीत ली थी। महेश्वर ने पहले ही अपने ज्यानटियन हथियार को सक्रिय कर दिया था, जिससे उसकी आधी से ज्यादा ज्यानटियन शक्ति खत्म हो गई थी। बाद में उसने अपने परिवार के खजाने को बाहर बुलाया था। हालांकि यह राघव के हमले को रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन इससे मूल रूप से उसकी बची हुई सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा भयभीत किया वह यह थी कि मूर्ति के साथ राघव के हमले को रोकने से उसकी आत्मा बुरी तरह हिल गई थी और वह लगभग मर ही गया था। उसकी आत्मा को ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाली है। अब जब मुकेश का हमला आ गया तो वह खुद को चकमा देने में असमर्थ पाया। वह केवल भय से देख सकता था कि कैसे वह तीर उसकी ओर बढ़ रहा था। टकराना। एक बड़े हाथ ने तीर को तोड़ दिया और एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग महेश्वर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। यह शुद्ध नदी घाटी का स्वामी सुनील है। छिपे हुए सभी दर्शक इस व्यक्ति को पहचान कर चौंक कर चिल्ला उठे। प्योर रिवर वैली, स्काई क्राई मेंशन और जायंट ईगल स्ट्रॉन्ग होल्ड को किंग प्रांत की 3 महान शक्तियों के रूप में जाना जाता था। वे रथविक के अलावा सबसे मजबूत संप्रदाय थे। अब जब शुद्ध नदी घाटी के स्वामी ने महेश्वर को बचा लिया था, तो इससे कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह पूर्व नियोजित था। इतनी कम उम्र में ही तुम इतने दुष्ट हो गए हो। चलो मैं तुम्हारे परिवार की जगह लेता हूं और तुम्हें सबक सिखाता हूं। शुद्ध नदी घाटी के स्वामी ने सूंघ कर कहा और उसकी हथेली आगे की ओर झुक गई। अनगिनत रूण इस हथेली के चारों ओर घूमने लगे और एक भयंकर आकाशीय हवा ने राघव और मुकेश पर हमला किया। राघव और मुकेश का दिल बैठ गया। वे दोनों देख सकते थे कि यह बूढ़ा आदमी संभवतः एक आधा कदम समुद्र विस्तार विशेषज्ञ था, जो अपने रूणों को हवा में रखने में सक्षम था। अचानक एक सुनहरा तीर बिजली की तरह निकला और एक पल में ही सुनील के ठीक सामने आ गया। सुनील की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके पास अपना हमला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक तरफ हट गया। तीर उसके शरीर को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और गायब हो गया। यह जमीन में सिर्फ एक छोटा सा छेद छोड़ गया। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चाहे तीर पहली बार चला हो या जब वह जमीन में घुसा हो, कोई आवाज नहीं हुई। यह इतना विचित्र था कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि आप, सुनील, मेरे बच्चे को सबक सिखाने के योग्य नहीं हैं, है ना? श्रेयस राघव और मुकेश के बगल में दिखाई दिए। एक ठंडा वाक्य कहने के बाद उन्होंने स्तब्ध सुनील की ओर देखा भी नहीं। उसने राघव और मुकेश के कंधे थपथपाए। अच्छे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। नमस्कार अंकल श्रेयस। राघव ने जल्दी से सिर झुकाया। कोई बात नहीं, हमारे रथविक में इतने घिनौने नियम नहीं हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह मामला खत्म होगा, तुम्हारे अंकल श्रेयस तुम्हारे लिए स्वागत भोज का आयोजन करेंगे। श्रेयस मुस्कुराया।
राघव और मुकेश के आज के प्रदर्शन ने शंकराचार्य को बहुत संतुष्ट कर दिया था। श्रेयस ने अपने पिता को शायद ही कभी इतना उत्साहित देखा हो। श्रेयस, आपने वास्तव में बैरियर को छू लिया है। सुनील दंग रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बेकार हूं और 800 साल बाद ही उस बाधा को छू पाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही मूर्ख बनूंगा और गर्व से सबको बताऊंगा? श्रेयस ने व्यंग्य किया। तुम मेरे बच्चे को सबक सिखाना भी चाहते हो? तुम्हारे इस तरह के आचरण से क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सक्षम हो? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए यहां से जिंदा निकलना असंभव बना सकता हूं? श्रेयस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने बड़े शब्द कहने के लिए कुछ ज्यादा ही जंगली हो, जबकि तुमने अभी अभी बैरियर को छुआ है? अचानक एक भयावह आवाज गूंजी और एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी एक बेंत लेकर चला आया। यह स्काई क्राई मैंशन का मालिक चंद्रशेखर है। ऐसा लगता है कि वह भी बहुत पहले ही आ गया है और अब ही खुद को प्रकट कर रहा है। क्या वे रथविक के साथ युद्ध शुरू करने की योजना बना रहे हैं? दूर बैठे दर्शक सभी आश्चर्यचकित थे। जब से ज्यूली गुप्त क्षेत्र बंद हुआ, किंग प्रांत में परिवर्तन शुरू हो गया था। 3 महान शक्तियां जो पहले लगातार रथविक द्वारा दबाई गई थीं, ने गुप्त रूप से रथविक को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने न केवल गुप्त रूप से उनके व्यवसायों को बर्बाद करना शुरू कर दिया था, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे उनके संसाधनों के लिए खुले तौर पर उनसे प्रतिस्पर्धा करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा पहले अतुलनीय रूप से दबंग रथविक ने पूरे समय इसे सहन किया था, जिससे हर कोई हैरान था। इस समय ऐसी अफवाहें थीं कि रथविक शक्तिशाली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में बहुत कमजोर थे और पहले से ही गिरावट आई थी। यही कारण है कि वे 3 महान शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। कुछ अफवाहें यह भी थीं कि पिल टॉवर ने मो परिवार को औषधीय गोलियों से वंचित कर दिया था, जिससे उन लोगों को लगा कि रथविक बर्बाद हो गया है। एक बार जब आप पिल टॉवर के साथ दुश्मन बन गए तो आपके लिए एकमात्र रास्ता मौत था, लेकिन अब एक बाहरी व्यक्ति की वजह से उनका संघर्ष बड़े पैमाने पर फैल चुका था। पर्दे के पीछे चल रहा उनका संघर्ष अब एक बड़े युद्ध में बदलने वाला था। तीनों महाशक्तियों के नेता सामने आ गए थे, जिससे सभी चौंक गए थे। मैं जंगली हो सकता हूं क्योंकि मैं जवान हूं, लेकिन तुम तो अपनी कब्र के आधे रास्ते पर हो। अगर तुम जंगली होना भी चाहो तो तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी। श्रेयस को चंद्रशेखर के आने से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। चंद्रशेखर सुनील से भी अधिक उम्र का था। ऐसा लगता था कि वह 1500 साल से अधिक जीवित रहा था और उसे वास्तव में एक बूढ़ा राक्षस माना जा सकता था। हालांकि उन्होंने 1000 साल बाद ही बाधा को छुआ था। आधे कदम के समुद्री विस्तार तक पहुंचे थे। उनके लिए समुद्री विस्तार क्षेत्र तक पहुंचना अनिवार्य रूप से असंभव था। अब तक उसकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके पास केवल कुछ वर्ष ही बचे थे। उसकी सारी ऊर्जा अपने जीवन को बढ़ाने पर केंद्रित थी, जिसके कारण वह एक जीवित कंकाल की तरह लग रहा था। अंकल श्रेयस, अगर आप यह नहीं कहते कि वह अपनी कब्र के आधे रास्ते पर है, तो मुझे लगता कि वह एक ज़ॉम्बी है जो अपनी कब्र से बाहर रेंग कर आया है। मेरी आंखें वास्तव में एक बड़ी दुनिया के लिए खुल गई हैं। राघव ने उत्सुकता से चंद्रशेखर को देखा, जैसे कि वह एक राक्षस हो। बेटे, तुम मरना चाहते हो, मेरे हाथों में मत पड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। चंद्रशेखर ने घृणा से राघव को देखा। तुम मेरे सार रक्त को अवशोषित करना चाहते हो? हे, मैं समझता हूं। तो इस तरह से तुम अपना जीवन काल बढ़ा सकते हो। अन्यथा अपने मूल रूप से थके हुए आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को देखते हुए तुम्हें बहुत पहले ही हिलने डुलने में असमर्थ हो जाना चाहिए था। तुम्हें इसे स्वीकार करने से इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विधि के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम अभी भी वहां खड़े रह सको, राघव ने कहा। राघव के शब्दों से दर्शकों में भारी हलचल मच गई और कई लोगों के हाव भाव बदल गए। चंद्रशेखर, कमीने, मेरे बेटे की जान लौटा दो, एक उग्र चिल्लाहट गूंजी। राघव के शब्दों से उन छिपे हुए दर्शकों में अफरा तफरी मच गई।
क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान किंग प्रांत से युवा प्रतिभाएं लगातार रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। उन सभी प्रतिभाओं के पास साधना आधार थे जो कम से कम मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, और वे अनिवार्य रूप से अपने संप्रदाय के पसंदीदा थे जिन्हें उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पाला था। हालांकि किसी तरह वे एक एक करके गायब हो गए। उनमें से कुछ शहर के अंदर गायब हो गए, कुछ शहर के बाहर गायब हो गए, यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो अपने संप्रदायों के भीतर साधना कर रहे थे और अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। इन अजीब घटनाओं ने किंग प्रांत के कनिष्ठ विशेषज्ञों को दहशत में डाल दिया, क्योंकि यह बहुत ही विचित्र था। अब जब राघव ने ऐसा कहा था तो कई लोगों को एहसास हुआ कि यह बहुत संभव था। चंद्रशेखर अब एक मुरझाया हुआ बूढ़ा कंकाल था। शायद उसके पास वास्तव में कुछ गुप्त तकनीक थी जिससे वह अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए सार रक्त को अवशोषित कर सकता था। जो प्रतिभाएं गायब हो गईं, वे 20 की उम्र के आसपास थीं। वह सही समय था जब उनका रक्त ऊर्जा अपने चरम अवस्था में था। अब कई लोगों को यह एक संयोग से कहीं ज्यादा लगा। चंद्रशेखर, तुम कमीने, मेरे बेटे की जान वापस कर दो। साले, क्या मेरे एकांतवासी शिष्य को भी तूने ही मारा है? चंद्रशेखर, तुम बूढ़े आधे नस्ल के आदमी हो, मेरे भतीजे को भी निश्चित रूप से तुमने ही मारा था। वे छिपे हुए दर्शक चंद्रशेखर पर क्रोध करने के लिए बाहर आ गए। पिछले 100 सालों में किंग प्रांत के बहुत से जूनियर जीनियस गायब हो गए थे। शायद एकमात्र व्यक्ति जो दूसरे लोगों के संप्रदायों में घुस सकता था और बिना किसी सुराग के उनके शिष्यों को छीन सकता था, वह एक विशेषज्ञ था जो कम से कम आधे कदम के समुद्री विस्तार क्षेत्र तक पहुंच गया था। पूरे किंगजोउ शहर में सिर्फ कुछ ही आधे चरण वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे, इतने कम कि आप उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते थे। उन लोगों में से केवल चंद्रशेखर ही अपनी कब्र के पास जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें दशकों पहले ही मर जाना चाहिए था। हालांकि वे अभी भी जीवित थे। अब जब राघव ने यह कहा है तो स्पष्ट तथ्यों को किसी ठोस सबूत की जरूरत नहीं है। कैसे? आप सब उसके झूठ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वह जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चंद्रशेखर ने घबराहट में चिल्लाया। तुम? कृपया, तुम मुझे राघव कौन समझते हो? तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मेरी बदनामी के लायक नहीं है। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि आपके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पहले से ही व्यावहारिक रूप से मृत हैं। हालांकि आपके रक्त ऊर्जा उतार चढ़ाव अभी भी सामान्य है, लेकिन अगर आप वास्तव में निर्दोष हैं तो आपकी रक्त ऊर्जा और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव एक दूसरे के समान होने चाहिए। आपकी गवाही में इतनी स्पष्ट कमी होने पर मुझे आपको बदनाम करने की क्या जरूरत है? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अब जब उसने यह कहा तो सभी को अचानक समझ में आ गया। चंद्रशेखर से उन्हें केवल उसकी आभा का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया था। अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चंद्रशेखर की ओर भेज दिया। किसी दूसरे व्यक्ति की जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना बहुत ही अपमानजनक था। यह एक महिला के सारे रहस्यों की जांच करने के लिए उसके कपड़े उतार देने जैसा था। इससे दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा होगी। तुम सब मौत को आमंत्रित कर रहे हो। इतने सारे लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी ओर बढ़ता देख चंद्रशेखर क्रोधित हो गया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। बज अचानक सुनील ने अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर से निकली। चंद्रशेखर की जांच करने की कोशिश कर रहे लोगों ने दयनीय चीखें निकाली और उन्होंने पीड़ा में अपने सिर पकड़ लिए। क्या आप स्काई क्राई मैंशन के मालिक का इस तरह अपमान करके स्काई क्राई मैंशन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? सुनील ने चिल्लाया। ढंकने से मामला और भी खराब हो जाएगा, राघव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन राघव ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये उग्र लोग जो अभी तक चंद्रशेखर को मारना चाहते थे, वास्तव में अब चुप हो गए थे। अभी 3 महाशक्तियों ने रथविक को निशाना बनाने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन ये लोग सिर्फ
कमजोर लोगों का झुंड थे। हालांकि वे उग्र थे, लेकिन उन्होंने इस विशाल भंवर में हमला करने की हिम्मत नहीं की। अंत में उन्होंने फिर भी इसे सहन किया। देखा, अति सतर्क कायर होने का यही मतलब है। उनके अपने बच्चे मारे गए, लेकिन फिर भी वे अपना गुस्सा पी गए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर उनकी पत्नियों को कोई और ले भी ले, तो भी वे अपनी बड़ी तस्वीर के कारण मुस्कुराते हुए इसे सहन कर लेंगे। जब लोग पहली बार साधना के मार्ग पर कदम रखने का फैसला करते हैं, तो वे गर्म खून से भरे होते हैं और निडर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे दूसरों के आगे झुकते जाते हैं, वे कायर बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के भाग्य को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, और वे अपने भाग्य को भी नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। साधना की दुनिया भी ऐसी ही है। जितना अधिक आप मृत्यु से डरेंगे, आपके लिए मरना उतना ही आसान होगा। मुकेश, आप पहले से ही बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखने के आदी हो गए हैं। यदि आप इसे स्वीकार करने की आदत बनाते रहेंगे, तो ये लोग आपका भविष्य होंगे, राघव ने कहा। मुकेश का दिल कांप उठा और उसे पसीना भी आने लगा। इन लोगों के गुस्से भरे हाव भाव और उनकी अनिच्छा को देखकर वह तुरंत समझ गया कि राघव का क्या मतलब था। अगर मुकेश उनकी जगह पर होते, तो क्या वे भी अपने गुस्से को उस विशाल अस्तित्व के सामने निगलना पसंद करते, जिसका सामना वे संभवतः नहीं कर सकते? अगर आप तथाकथित बड़ी तस्वीर के लिए अपने गुस्से को निगल जाते, तो आप किसके लिए खेती कर रहे थे? आप किसके लिए जी रहे थे? उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी चमक उठी।